हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड बजटरी डेफिसिट्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी बात पे हम करते हैं अपना आज का टॉपिक की स्टार्टिंग। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बोल लीजिए या आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या आउटकम्स आते हैं? तो गवर्नमेंट बजट से 3 आउटकम्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका बैलेंस बजट, सेकंड सरप्लस बजट, थर्ड डेफिसिट बजट। अब एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट है हमारा बैलेंस बजट। बैलेंस बजट नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस किस चीज का, देखते हैं। बैलेंस बजट मींस in the budget in which estimated receipts equals to estimated expenditure। बजट एक ऐसा बजट जिसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट किसके इक्वल है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। मतलब जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट खर्च कर रही है। जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया गवर्नमेंट ने उतना खर्च करा। गवर्नमेंट के पास 10,000 रुपए आए, गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। तो ये किस टाइप का बजट हो गया? बैलेंस बजट। बैलेंस बजट बहुत सिंपल सा है, the budget in which estimated receipts equals to estimated expenditure। Second, surplus budget। surplus budget, surplus नाम से ही पता चल रहा है, surplus मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। तो देखिए, surplus budget means the budget in which estimated receipts is greater than estimated expenditure। estimated receipt is greater than estimated expenditure। ये मतलब गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्चा कम कर रही है। गवर्नमेंट के पास आए 12,000 रुपए, खर्च कितने किए? 10,000 रुपए। इस टाइप के बजट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। थर्ड, डेफिसिट बजट। थर्ड, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट समझिए। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। लॉस बोलो या किसी चीज की कमी बोलो। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? लॉस या किसी चीज की कमी बोले। ठीक है, देखिए, डेफिसिट बजट मींस द बजट इन विच एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट की इनकम तो ही 8,000 रुपए की और खर्चा 10,000 रुपए का आ गया। तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। ये थे हमारे 3 तरह के बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। जैसे बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह हमारी गवर्नमेंट को बैलेंस बजट पसंद है। बैलेंस बजट, बैलेंस बजट मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। चाहे कोई सा भी आउटकम आए, हमारी गवर्नमेंट उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? बैलेंस बजट में। फॉर एग्जाम्पल सरप्लस बजट आ गया, मान लीजिए आउटकम आया सरप्लस, रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट है, मतलब गवर्नमेंट के पास मान लीजिए 12,000 रुपए है, 12,000 रुपीज आए और खर्चा अब तक है 10,000 का। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस सरप्लस बजट को बैलेंस बजट बना दो, बना दोगे? कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, आपने मुझे 12,000 रुपीज दिए, अब तक मैं 10,000 रुपए खर्च किए और आप कह रहे हो उसको बैलेंस कर दो, तो मैं क्या करूंगा? 2,000 रुपए का खर्चा और कर दूंगा। तो सरप्लस बजट को बैलेंस बजट बनाना बहुत आसान है। दिक्कत कहां आती है? डेफिसिट बजट में। दिक्कत कहां आती है? जब डेफिसिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास अर्निंग हुई 8,000 रुपीज की। कितने की? 8,000 रुपीज की। मतलब गवर्नमेंट के पास 8,000 रुपए आए और खर्चा कितने का आ गया? 10,000 का। यहां दिक्कत है। ठीक है, डेफिसिट बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कम आती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा आ जाता है। बट हमारी गवर्नमेंट को कैसा बजट प्रेफर करती है? हमारी गवर्नमेंट बैलेंस बजट। तो कुछ ना कुछ करके हमारी गवर्नमेंट इसको बैलेंस बजट में कन्वर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज का लोन ले लिया। हमारी गवर्नमेंट ने 2,000 रुपीज का लोन ले लिया। अब रिसिप्ट बताओ कितनी होगी? 10,000। एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया? 10,000। तो ये कैसा बजट बन गया? बैलेंस बजट। तो ये था डेफिसिट बजट। ठीक है, हमने
ये बजट देखिए, टाइप्स ऑफ बजट, इसमें से जनरली कुछ नहीं आता, बट जो अब टॉपिक होगा इससे रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बजट में कितने टाइप्स के डेफिसिट आते हैं, हमारे बजट में कितने टाइप्स के डेफिसिट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बजटरी डेफिसिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट वही वाली बात, बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। बजटरी डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, खर्चों का ज्यादा हो जाना, किसके कंपैरिजन में? ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जितना पैसा आया है। सिंपल सी बात है, स्पेंडिंग ज्यादा है, कलेक्शन कम है, मतलब पैसा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को बजटरी डेफिसिट। हमारे बजट में क्या आ गया? बजटरी डेफिसिट, डेफिसिट आ गया। द बजट कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। ये बजट में डेफिसिट 3 टाइप्स के आते हैं। नंबर 1 रिवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट, नंबर 3 प्राइमरी डेफिसिट। ये जो 3 डेफिसिट्स है इसमें से हर बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। कौन कौन से है मेरे साथ जल्दी कमेंट में लिखो। नंबर 1 रिवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट, नंबर 3 प्राइमरी डेफिसिट। इसका आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके साइड डेफिसिट्स को समझेंगे, उनके इंप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवेन्यू डेफिसिट के साथ। हमारा फर्स्ट डेफिसिट है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट की हम डेफिनेशन देखेंगे और इसके इंप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम रिवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, excess of revenue expenditure over revenue receipts in the coming fiscal year। समझिए ये क्या है revenue deficit? It refers to the excess of revenue expenditure। excess होना किसका? revenue expenditure का, किसके कंपैरिजन में? over revenue receipt, revenue receipt के कंपैरिजन में। कब? इन द कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट बहुत सिंपल सा है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? रिवेन्यू रिसिप्ट के। अगर ऐसा होता है तो हमारे बजट में क्या आ जाता है? रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पता ही है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो हमारी गवर्नमेंट नॉर्मल बेसिस पे करती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे करती है, वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? रिवेन्यू रिसिप्ट के। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? वो इनकम जो हमारी गवर्नमेंट नॉर्मल बेसिस पे अर्न करती है, नॉर्मल बेसिस पे बोलो या रेगुलर बेसिस पे बोलो, अर्न करती है, वो कम है। समझ आई बात? रेगुलर खर्चे गवर्नमेंट के ज्यादा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और रोज की इनकम कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू डेफिसिट आ गया बजट में। सिंपल सी बात है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हमारी गवर्नमेंट का खर्चा है रोज का 200 रुपए का, कमा पा रही है सिर्फ 150 रुपए। खर्चा रोज का कितना है? 200 रुपए का, कमा कितने पा रही है? 150 रुपए। तो 50 रुपए का क्या आ गया? रिवेन्यू डेफिसिट। 50 रुपए का क्या आ गया? रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये थी हमारी रिवेन्यू डेफिसिट डेफिनेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए हमारे कितने हैं? 200। हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं? 200। और रिसिप्ट कितनी आई है? रोज के खर्चे कितने हैं? 200 रुपए। और गवर्नमेंट की रोज की इनकम कितनी है? मान लीजिए 150 रुपीज। तो 50 रुपए का क्या आ गया? रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये होता है आपकी डेफिनेशन, ये था इसका फॉर्मूला। अब अगर आपकी इकोनॉमी में बजट में रिवेन्यू डेफिसिट आ जाता है तो क्या इंप्लीकेशंस आते हैं? देखिए, इंप्लीकेशंस ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। इंप्लीकेशन का मतलब कंक्लूजन या क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए, नंबर 1, अगर हमारे बजट में रिवेन्यू डेफिसिट है तो देखिए वो क्या इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग
एक्सपेंडिचर। अगर आपके बजट में रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी गवर्नमेंट अनेबल है अपने रोज के खर्चे भी पूरे करने में। हमारी गवर्नमेंट क्या है, अनेबल है अपने रोज के खर्चे पूरे करने में। समझ आया? सेकंड, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसेविंग। अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिसेविंग करती है। अब डिसेविंग होता क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए अर्न करे, पहले समझो, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज अर्न करे और उसमें से 80 खर्च कर लिए, 20 क्या करोगे, सेव। 100 रुपए अर्न किए थे, 80 रुपी खर्च कर लिए, तो 20 रुपीज आपने क्या किए, सेव किए। मतलब क्या करी, सेविंग करी। वहीं आपने 100 रुपए अर्न करे और खर्चा 130 रुपए का कर दिया। कमाए आज 100 रुपए और खर्चा कितने का कर दिया, 130 रुपए का। वो 30 रुपए कहां से आएंगे, आपकी पुरानी सेविंग में से। कहां से आएंगे, पुरानी सेविंग में से। तो आप अपनी पुरानी सेविंग में से 30 रुपए निकालोगे तो उसको बोलते हैं डिसेविंग। जब हम सेव ना करके अपनी पुरानी सेविंग में से ही पैसा निकालने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिसेविंग। अब देखिए क्या होगा, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आएगा तो इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। अगर हमारे बजट में रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिसेविंग करती है। क्यों, स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज अर्न। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है, अर्न कम कर रही है। थर्ड देखिए, एज अ प्रेजेंटेड बजट मस्ट बी अ बैलेंस बजट। प्रेजेंटेड बजट मस्ट बी अ बैलेंस बजट। हमारी गवर्नमेंट कैसा बजट बनाना चाहती है, बैलेंस बजट। बताया था ना, बेबी को बेस पसंद है और गवर्नमेंट को बैलेंस बजट पसंद है। सो द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब जो देखिए यहां पे जो 50 रुपए का डेफिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, 200, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी, 150। तो 50 रुपए की जो कमी है वो कहां से पूरा करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट से। कहां से पूरा करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट से कैसे पूरा करते हैं, बताया था। कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू गवर्नमेंट का पैसा तो आता है, बट या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बन जाती है या कोई एसेट कम हो जाती है। पढ़ा था। तो गवर्नमेंट वो पैसा कहां से पूरा करती है, कैपिटल रिसिप्ट से। सिंपल सा है, एज द प्रेजेंटेड बजट मस्ट बी अ बैलेंस बजट। गवर्नमेंट क्या चाहती है, बजट कैसा बने, बैलेंस बने। सो द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट। तो इस डेफिसिट को कहां से पूरा करेगी, कैपिटल रिसिप्ट में से। कैपिटल रिसिप्ट में से कैसे, बाय टेकिंग लोन, लोन लेके या अपनी कोई एसेट बेच के। तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का एक इंपैक्ट। फोर्थ, इट मीन्स दैट रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर हमारी बजट में रेवेन्यू डेफिसिट आता है, या तो हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी या कोई एसेट कम हो जाएगी। कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, जब रेवेन्यू थर्ड वाले पॉइंट को देखिए, जब रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो उसको कहां से पूरा करते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहां से पूरा करने की ट्राई करती है, कैपिटल रिसिप्ट से। और कैपिटल रिसिप्ट क्या कहता है, दोज रिसिप्ट विच इंक्रीजेस द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। अगर हम इस रिसिप्ट से पैसा उठाते हैं तो या तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या एसेट डिक्रीज हो जाती है। तो वही वाली बात है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आएगा तो या तो हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी या कोई एसेट डिक्रीज होगी, क्योंकि हम उसको पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट से। तो ये था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन समझ आ गई होगी, फिर फॉर्मूला एंड इम्प्लीकेशंस। तो बहुत इजी था। अब चलते हैं अपने सेकंड डेफिसिट पे, जो है फिस्कल डेफिसिट। हमारा सेकंड डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की हम डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे एंड इम्प्लीकेशन देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उसकी डेफिनेशन के साथ। तो चलिए रीड आउट करते हैं उसकी डेफिनेशन। फिस्कल डेफिसिट, it refers to the excess of total expenditure. It refers to the excess of total expenditure over total receipt, excluding borrowings in the coming fiscal year. समझिएगा, फिस्कल डेफिसिट क्या है, it refers to the excess of total expenditure, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर,
किसके कंपैरिजन में? ओवर टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट के कंपैरिजन में, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसिप्ट में मतलब बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होगी। कब? इन द कमिंग फिस्कल ईयर, मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को समझिए, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर बोल लो या बजट एक्सपेंडिचर बोल लो, बात एक ही है। हमारे बजट एक्सपेंडिचर कितने हैं बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो, मैं बताने वाला हूं आंसर, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे बजट एक्सपेंडिचर दो है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों को हम प्लस कर दे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? टोटल रिसिप्ट के कंपैरिजन में, टोटल रिसिप्ट के कंपैरिजन में, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट बोलो या बजट रिसिप्ट बोलो, बात एक है। बजट रिसिप्ट भी दो तरह की थी, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब बताओ बोरोइंग्स किस में आती है, जल्दी बताओ, याद करो। बोरोइंग्स किस में आती है? हमारे कैपिटल रिसिप्ट में। हम कैपिटल रिसिप्ट को लेंगे तो, बट उसकी बोरोइंग्स को नहीं लेंगे। उसमें अगर बोरोइंग्स है तो उसको हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। इन द कमिंग फिस्कल ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। सिंपल सा है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना टोटल रिसिप्ट के कंपैरिजन में, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, देखिए फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ऐसे ही बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता ही होगा बजट एक्सपेंडिचर, जो हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है वो कैसा बजट बनाती है? बैलेंस बजट बनाती है। हमारी गवर्नमेंट कैसा बजट बनाती है? बैलेंस, जिसमें बजट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? बजट रिसिप्ट के। ठीक है, तो बजट एक्सपेंडिचर है हमारा 100 का, बजट रिसिप्ट भी कितने का होगा? 100 का। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कैसा बजट बनाती है? बैलेंस बजट। ठीक है, बट इसमें एक बात कही है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस बजट रिसिप्ट के अंदर 20 रुपए की बोरोइंग है, तो टोटल रिसिप्ट कितने की होगी आपकी? एक तरह से बोरोइंग को एक्सक्लूड करने के बाद 80, तो फिस्कल डेफिसिट कितने का आ गया आपका? 20 का। समझ आई बात? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब आपने एक चीज देखी, आपने कहा सर बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट तो इक्वल होते हैं। अगर बजट एक्सपेंडिचर 100 है तो बजट रिसिप्ट भी 100 होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कैसा बजट बनाती है? बैलेंस बजट। और अंतर सिर्फ किस चीज का है? बोरोइंग्स का। अगर इसमें बोरोइंग्स ऐड कर दूं तो ये 0 आ जाएगा, तो अंतर तो सिर्फ बोरोइंग का है। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होती है? बोरोइंग के। हम ऐसे ही बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। ये थी फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, और ये था एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। अब कहीं पे भी आपको आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, मतलब वन वर्ड आ जाए फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो सिंपल सा बोलना बोरोइंग। ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए आपको एक स्टेटमेंट दे दे कैलकुलेट करने को बोले और आपको वर्ड दिख जाए बोरोइंग, तो समझ जाना बोरोइंग क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अगर हमारे फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारे बजट में अगर फिस्कल डेफिसिट आ जाए, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रिसिप्ट के कंपैरिजन में, तो क्या क्या इंप्लीकेशंस होगी? इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखिए क्या वो कंक्लूजन आएगा, क्या इंडिकेट करेगा? देखो, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करती है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए कितनी बोरोइंग्स की जरूरत है, उसको कौन इंडिकेट करता है? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब एक चीज, ये वाले तीनों पढ़ने से पहले अगर आप सोर्सेस पढ़ लो तो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ आएगा, बढ़िया वाला। ठीक है, तो पहले हम इस पे शिफ्ट होते हैं एक बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इधर देखो, अब ये जो बोरोइंग है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इसको सेट कर लूं। हाँ चलो, अब इसको समझिए मेरे साथ। इस बोरोइंग्स को टोटल बोरोइंग की रिक्वायरमेंट, फिस्कल डेफिसिट किसको इंडिकेट करता है?
कि हमारी गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है अपने टोटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। 80 रुपए कमाए, खर्चा है 100 रुपए का, तो 20 रुपए की क्या करनी पड़ेगी, बोरोइंग। तो बोरोइंग कहां से करेंगे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा कहां से करेंगे। फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ दो जगह से पूरा करते हैं। नंबर 1 बोरोइंग से। बोरोइंग का मतलब आपको पता है, लोन लेके। फॉर एग्जांपल 100 का खर्चा है, 80 रुपए हमारे पास आए, तो 20 रुपए का हमने क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग कहीं से भी हो सकती है, इंटरनल बोरोइंग भी हो सकती है, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, पोस्ट ऑफिस से लोन ले लिया, या तो इंटरनल बोरिंग्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल बोरिंग भी हो सकती है, अमेरिका से लोन ले लिया, जापान से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। तो बोरिंग करके भी हम अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। और कैसे पूरा कर सकते हैं सर, सेकंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करके, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, प्रिंटिंग ऑफ द न्यू करेंसी। गवर्नमेंट क्या कहेगी आरबीआई को कि नई करेंसी छाप दो, न्यू करेंसी छाप दो। उससे क्या होगा, हमारी फिस्कल डेफिसिट पूरी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई उसको न्यू करेंसी छाप के दे देगी। तो अगर आरबीआई से गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करवाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। आरबीआई से न्यू करेंसी जब हमारी गवर्नमेंट प्रिंट करवाती है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, अपनी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये सोर्सेस होते हैं जिससे हम अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं इंप्लीकेशन। फर्स्ट इंप्लीकेशन तो आपको पता ही है, फिस्कल डेफिसिट किसको इंडिकेट करती है, टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कितनी बोरिंग्स की जरूरत है। सेकेंड, इन्फ्लेशन। अगर हमारे बजट में फिस्कल डेफिसिट आएगा तो हम क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग करेंगे या डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। चलो समझो, फॉर एग्जांपल हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी, आरबीआई से न्यू करेंसी प्रिंट करवा दी, तो उससे हमारे मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों की जेब में भर भर के पैसा आ जाएगा। अब लोगों की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही है और लोगों की जेब में पैसा आ गया तो वो डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। थर्ड, फॉरेन डिपेंडेंस। अब एक बात बताओ, अगर हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट आएगा तो हम बोरोइंग करते हैं, सबको पता है बोरोइंग करते हैं। बोरोइंग अगर हम एक्सटर्नल से करेंगे, फॉर एग्जांपल अमेरिका से लोन ले लिया, जापान से लोन ले लिया, चाइना से लोन ले लिया, तो हम क्या हो गए, फॉरेन डिपेंडेंट हो जाएगी हमारी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंड रहेगी। ऐसी एक कंट्री है जिसका आप नाम जानते हो, जो फॉरेन कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, बताओ कौन सी, कमेंट सेक्शन में जल्दी। पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ यही तो हुआ, उनके बजट में हर बार फिस्कल डेफिसिट आता रहा, फिस्कल डेफिसिट आता था, उसको वो पूरा करने के लिए चाइना से कभी लोन ले लिया, कभी अमेरिका से लोन ले लिया, तो क्या हो गया, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो गए बहुत ज्यादा, और देख लो आज इकोनॉमी की उनकी हालत। फोर्थ, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप भी हो जाओगे, अगर आप लोन लेते रहोगे, बोरिंग्स करते रहोगे, तो आप क्या हो जाओगे, डेब्ट ट्रैप हो जाओगे। अब जैसे पाकिस्तान लोन लिए जा रहा था, ठीक है, अब उनको लोन को चुकाना भी है, विद इंटरेस्ट चुकाना है, तो क्या हो गया, कर्जे में दब गया, उसका क्या होगा, फाइनेंशियली बर्डन में आ गया है पाकिस्तान। अगर हम फिस्कल डेफिसिट ज्यादा करते हैं, बोरिंग्स ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डेब्ट ट्रैप हो जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, क्योंकि हमें वो लोन एक पीरियड के बाद चुकाना होता है विद इंटरेस्ट। अब डेब्ट ट्रैप होगा तो ऑटोमेटिकली हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। समझो, किसी पर्सन पे बहुत कर्जा है, मतलब उस पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ गया, तो बताओ उसकी क्या फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होगी, बताओ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। उसकी फ्यूचर ग्रोथ में बहुत सारी रुकावटें आएगी, क्योंकि वो फाइनेंशियली बर्डन है, उस पर फाइनेंशियली बर्डन होगा कि उसको दूसरी कंट्री का लोन चुकाना है, इंटरेस्ट देना है, तो कहीं ना कहीं उसकी हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, उसकी फ्यूचर ग्रोथ में रुकावटें आएगी। तो ये थे आपके इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एक बार बुक में से रीड आउट करना, बहुत बढ़िया आराम से समझ आएगा। देखिए, और फिर हमने देखे थे सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, एक बार फिर से बताया था। अब इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, दो चीजें करती है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1,
बोरोइंग कर सकती है। बोरोइंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल अपने ही बैंकों से लोन लेना, एक्सटर्नल बाहर की कंट्रीज से लोन लेना या बाहर की गवर्नमेंट से लोन लेना। डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब आरबीआई से कहना न्यू करेंसी प्रिंट करो, और अगर आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करती है तो हमारे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब एक बात बताओ, मुझे बहुत सिंपल बताना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे बजट में फिस्कल डेफिसिट आ गया तो क्या प्रेफर करना चाहिए, बोरोइंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर बोरोइंग्स को रिकमेंड करती है, ना कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को, क्योंकि अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक होता है, महंगाई बहुत खतरनाक होती है, तो वो ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, बोरोइंग्स को। तो ये था आपका फिस्कल डेफिसिट, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, इसका फॉर्मूला, इंप्लीकेशन, सोर्सेस नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिसिट पे जो है प्राइमरी डेफिसिट। हमारा थर्ड डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। ये हमारा लास्ट डेफिसिट है। इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट को समझने के लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके इंप्लीकेशंस देखेंगे, एंड आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। समझिए, प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस शो करता है, डिफरेंस शो करता है किसके बीच में, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर। फिस्कल डेफिसिट आप सबको पता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, बोरोइंग, बोरोइंग ऑफ द करंट ईयर। इस साल हमने कितना बोरो किया, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। अब हमने पिछले साल भी बोरोइंग की थी, वो प्रीवियस ईयर फिस्कल डेफिसिट हो गया, मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में बोरोइंग की थी उसका इंटरेस्ट कब पे करेंगे, इस साल पे करेंगे। अगर मैं 1 अप्रैल 2020 को बोरोइंग करता हूं तो उसका इंटरेस्ट कब पे करूंगा, बताओ, 1 अप्रैल 2021 को, एक साल बाद। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द बोरोइंग ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पिछले साल की बोरोइंग का। तो सिंपल सा है, प्राइमरी डेफिसिट मींस डिफरेंस, प्राइमरी डेफिसिट मींस डिफरेंस। कितना डिफरेंस है किसके बीच में, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, इस साल की करंट ईयर की फिस्कल डेफिसिट मतलब इस साल की बोरोइंग के, और इंटरेस्ट पेमेंट, हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की बोरोइंग के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। समझो ये क्या इंडिकेट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल 100 रुपीज की फिस्कल बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट की, मतलब 100 रुपीज की बोरोइंग करी, जिसमें से 40 रुपीज मैंने इंटरेस्ट पे किया, 40 रुपीज मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो कितना बताओ, जल्दी बताओ, कितना मैं इस साल के एक्सपेंडिचर को मीट करने में, मतलब इस साल के जो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स है उसको मीट करने के लिए मैंने कितना पैसा बोरो किया, बताओ। 100 फिस्कल डेफिसिट लिया, मतलब 100 की बोरोइंग करी मैंने, उसमें से 40 तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लिया था पैसा। तो बताओ इस साल के एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए मैंने कितनी बोरोइंग करी, आप कहोगे सिंपल सा 60। तो वही है आपकी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट शो करती है कि इस साल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमने कितना बोरो किया, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे है, जो इंटरेस्ट है वो तो हम पिछले साल की बोरोइंग का भर रहे हैं, अपनी पुरानी गलतियों का भुगतान भर रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है इस साल की अपनी एक्सपेंडिचर या इस साल की अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमने कितनी बोरोइंग करी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपल सा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे है, कैलकुलेट कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। करंट ईयर की फिस्कल डेफिसिट है हमारी, मान लीजिए 100, कितनी है करंट ईयर की फिस्कल डेफिसिट, 100,
और इंटरेस्ट उसमें से कितना पे किया 40, तो इस साल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने कितना बोरिंग करी 60, वो की 60 क्या होगी आपकी प्राइमरी डेफिसिट। तो होप सो आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, समझिएगा। नंबर 1, it indicates how much of the government borrowing are going to meet expenses other than the interest payment of previous year। वही वाली बात देखिए समझिए, it indicate, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, how much of the government borrowing, कितनी गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, are going to meet expenses, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट के बाद। मैंने 100 रुपए की बोरोइंग करी, 40 प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट के पे करने के लिए, तो इस साल की कितनी है 60, तो 60 हमारे क्या हो गया एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग मेड इन पास्ट। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में किस चीज का डिफरेंस होता है, बताओ जल्दी। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में किस चीज का इंटरेस्ट डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट पेमेंट का। किस चीज का डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट पेमेंट का। अब आप कहोगे कैसे सर, बहुत सिंपल सा है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब आपको समझाने के लिए, जल्दी देखिए। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मुझे, अगर मैं इस इंटरेस्ट माइनस के इंटरेस्ट पेमेंट को इधर लेके जाऊंगा इक्वल्स टू के इधर, तो ये क्या प्लस का हो जाएगा, हाँ सर, इक्वल्स टू एफडी को हमने यही छोड़ दिया। और ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये प्लस का था, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाली लाइन पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट and primary deficit shows the amount interest payment on the borrowing made in the previous year। जो हमने पास्ट में, वो क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। थर्ड देखिए, ए लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बोरोइंग हैज फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। समझो, अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है या कम आता है तो क्या शो करता है कि इस साल हमें बोरोइंग की नीड नहीं थी, वो तो पिछले साल का इंटरेस्ट पे करना था, इसलिए हमें बोरोइंग करनी पड़ गई। समझो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट इस साल मैंने बोरोइंग करी 100, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट था 80, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा था, तो बताओ इस साल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे सिर्फ कितने रुपए चाहिए थे 20 रुपीज, बट मुझे लोन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि भैया पिछले साल का इंटरेस्ट पे करना था। तो ए लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बोरोइंग। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट लो आता है, जैसे देखो 20 लो प्राइमरी डेफिसिट है, तो क्या इंडिकेट करता है, हमारी गवर्नमेंट को फोर्स किया गया किस चीज के लिए, बोरो करने के लिए। किसने फोर्स किया, इंटरेस्ट पेमेंट ने, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ने हमें फोर्स किया हमारी गवर्नमेंट को कि वो फिस्कल डेफिसिट करे, मतलब बोरोइंग करे। अब बताओ फिस्कल, अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, प्राइमरी डेफिसिट क्या जीरो हो सकता है, हो सकता है, कैसे, समझो। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा, जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा, जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमने फिस्कल डेफिसिट किया 100, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट भी कितना है 100, तो हमारा बताओ प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा, जीरो। हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जीरो। तो हमने बोरोइंग क्यों करी हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ने फोर्स किया कि भैया इंटरेस्ट भरना है, इसलिए बोरो कर लो। तो वही वाली बात, इन लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर बोरोइंग हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। पुरानी जो इंटरेस्ट है उसने फोर्स किया गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए। तो ये था आपका प्राइमरी डेफिसिट, थोड़ा ट्रिकी था ये वाला, बट बहुत इजी है अगर आप इसको समझ के करोगे। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा, इंप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है।
और अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बस कर दो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम भी कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो।